आज हम अगले बिंदु की बात करेंगे। तो अगला बिंदु जो हम भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें अगला बिंदु है राज्यपाल का पद। तो राज्यपाल भारतीय राजनीतिक या भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। महत्वपूर्ण अंग क्यों है? क्योंकि देखो, पूरे देश का एक ही संविधान है और ये राज्य में राज्यपाल का कर्तव्य है कि राज्य का संविधान के अनुरूप चले। इसलिए ये केंद्र को आपको तय सिफारिश करता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुरूप चल रहा है। तो राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वे केंद्र का प्रतिनिधि होता है। कहाँ पर? राज्य में। आगे दे भी रखा है कि राज्यपाल केंद्र द्वारा नियुक्त होकर, केंद्र का मतलब यहाँ पर राष्ट्रपति से, केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो एक प्रश्न छोटा बनता है कई बार, राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? तो कौन काम करता है? राज्यपाल करता है। यद्यपि व्यवहारिक अनुभव के आधार पर राज्यपाल का पद केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है, परंतु केंद्र राज्य संघर्ष के रूप में उसकी भी अपनी उपयोगिता है। तो ये राज्यपाल का पद है, ये भी भारतीय संघीय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसके माध्यम से आपको पता है कि हालांकि इसके माध्यम से आप कह सकते हो कि ये संघ के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में काम करता है, किंतु आपको पता है भारतीय संघ में राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए राज्य में भी दोहरी कार्यपालिका होती है और राज्य की नाम मात्र की कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होती है। इसलिए राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे एकात्मकता का प्रभुत्व। एकात्मकता का प्रभुत्व से तात्पर्य कि यद्यपि भारत में या भारतीय संविधान के द्वारा अनुच्छेद 246 के अंतर्गत और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपको तक केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है, जो आपको पहले बताया था। इसमें मैंने आपको बताया था संघ सूची। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 97 विषय हैं। इस पर कानून बनाती है संसद। कौन कानून बनाती है? संसद कानून बनाती है। और राज्य सूची में कितने हैं? 66 विषय हैं। तो राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाते हैं? राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। कौन बनाते हैं? राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। तो आप कह सकते हो कि केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, किंतु मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि भारतीय संघ एक विचित्र संघ है, कि भारतीय संघ में कुछ विशेषताएं संघात्मक की है और कुछ विशेषताएं एकात्मक की हैं। तो भारत में शक्ति विभाजन करने के बावजूद भी केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया है। तो केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने का एक प्रमुख कारण था देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना। तो भारतीय संघीय व्यवस्था मूल रूप से केंद्रीकृत अर्थात एकात्मक प्रभुत्व वाली व्यवस्था ही मानी जाती है, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र को मजबूत बनाना स्वाभाविक है। और यद्यपि कुछ वामपंथ समर्थक, अब वामपंथ किसको बोलते हैं? जो दो प्रकार की विचारधारा होती है, दक्षिणपंथ और वामपंथ। वामपंथ ऐसे लोगों की विचारधारा है, इससे दल भी जुड़े हुए हैं, जो गरीबों के हित में कानून बनाने की वकालत करती है, और दक्षिणपंथी सभी को समान रूप से लेकर चलती है। तो कुछ वामपंथ समर्थक, वामपंथ में कौन सा थे? जैसे टीएमसी की बात करेंगे हम, इसकी बात करेंगे, टीएमसी की बात करेंगे, सीपीएम की बात करेंगे, सीपीआईएम की बात करेंगे। तो ये सारे दल हैं जो आपका दल भी हो सकता है, व्यक्ति विशेष की विचारधारा भी होती है। तो जो समानता की बात करते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणपंथ। किसकी बात करते हैं? जो समानता की बात करते हैं उसको बोलते हैं दक्षिणपंथ। दक्षिणपंथ बात करता है समानता की। और जो वामपंथ है, वामपंथ गरीबों के हित में, यानी गरीब हितैषी विचारधारा है, कि उसकी भी ये गरीब हितैषी विचारधारा है। तो वामपंथी विचारधाराएं इस
एकात्मक प्रवृत्ति का विरोध करती हैं। यथार्थ में वास्तव में संविधान में अनेक प्रावधानों के माध्यम से, अब कौन कौन से प्रावधानों के माध्यम से केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है, ये इसमें दे रखा है कि संविधान संशोधन में केंद्र को प्राथमिकता होती है। मैंने आपको पहले पार्ट में, आगे हम देख लेंगे कि संविधान संशोधन में किसको प्राथमिकता होती है, केंद्र को प्राथमिकता होती है। क्योंकि संविधान संशोधन, आपको जब पहला पार्ट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल केंद्र को अर्थात संसद को प्राप्त है, राज्यों को नहीं। राज्य कुछ विषयों पर अनुसमर्थन कर सकते हैं। राज्यों के निर्माण यानी पुनर्सीमांकन करना हो, राज्य का पुनर्गठन करना हो, तो ये काम भी संसद करती है अकेले। आपातकालीन शक्ति जो मैंने आपको बताया, अनुच्छेद 352, 356, 360 इनको लागू करना, यूटिलाइज करना, ये भी केंद्र सरकार के अधीन है। आर्थिक अधिकारों के संदर्भ में आपको बताया केंद्र की स्थिति मजबूत है और निर्णायक स्थिति है, क्योंकि राज्य के आर्थिक संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं, इसलिए राज्य आर्थिक दृष्टि से केंद्र के ऊपर निर्भर होते हैं और केंद्र उनको अनुदान देता है। इस प्रकार भारत की संघीय व्यवस्था की ये विशेषता है कि भारतीय संघ में एकात्मक प्रभुत्व वाली प्रवृत्ति का है, यानी केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के बावजूद भारत में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत लक्षण बताइए। ये प्रश्न 4 नंबर तक का पूछा जा सकता है। कितने नंबर तक का पूछा जा सकता है? 4 नंबर तक का ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे एकात्मक लक्षणों की बात करेंगे। तो एकात्मक लक्षणों के बारे में प्रश्न कई बार पूछ लिया गया है। अब वो कब कब पूछा गया है उसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि भारतीय जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसके एकात्मक लक्षणों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न बोर्ड में पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया है। तो कब कब पूछा गया है उसके बारे में भी आपको बताते हैं। ये प्रश्न 2020 में भी पूछा गया है। 2020 में 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 2020 में 4 नंबर का प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या था कि आपके मतानुसार भारतीय संविधान में एकात्मक व्यवस्था के कौन से लक्षण हैं? तो किन्हीं 4 लक्षणों की बात कही गई है। 4 लक्षण पूछे गए हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न हो गया। एक तो ये 2020 में प्रश्न पूछा गया है और उससे पहले भी ये प्रश्न एक बार और पूछा गया है, उसको भी देख लेते हैं कब पूछा गया है। दो 2019 में ये प्रश्न 6 नंबर का पूछा जा चुका है कि भारतीय संघीय व्यवस्था के किन्हीं 6 लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न अथवा में पूछा गया था। 2019 में ये पूछा गया था 6 नंबर का और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है 4 नंबर का। तो ये बड़े इम्पोर्टेंट लक्षण है, इनको हम देखेंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था एक विचित्र संघ है। भारत के संघ एक विचित्र संघ है क्योंकि भारतीय संघ की जो ढांचा तो संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। प्रोफेसर MB पायले ने कहा था कि भारतीय संघ का ढांचा तो क्या है, संघात्मक है, लेकिन उसकी आत्मा क्या है, एकात्मक है। और मैंने आपको अभी बताया जो संघीय व्यवस्था के आधारभूत लक्षण जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको लास्ट लक्षण बताया था कि भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रकृति क्या है, एकात्मक प्रभुत्व होती है। कि भारत में संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का या अधिकार क्षेत्रों का स्पष्ट वितरण कर दिया है, किंतु उसके बावजूद केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाया गया। तो केंद्र सरकार का शक्तिशाली का मतलब है कि भारत का जो झुकाव है, भारतीय संघ का झुकाव है केंद्र सरकार की ओर, एकात्मक प्रभुत्व वाला लक्षण है। तो उसमें दे भी रखा है कि संघीय व्यवस्था, भारत में संघीय व्यवस्था को अपनाया है, इसके बावजूद भी भारतीय संविधान को
पूर्ण रूप से संघ नहीं माना गया, क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो एकात्मकता के साक्षात प्रमाण हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय संविधान दोनों का मिश्रण है। प्रोफेसर डी बसु का कहना है कि भारतीय संघ न तो पूर्ण रूप से संघात्मक है और न पूर्ण रूप से एकात्मक, बल्कि दोनों का क्या है, सम्मिश्रण है। तो किसने कहा है? प्रोफेसर डी बसु ने कहा है। डी बसु ने कहा है कि दोनों का क्या है, ये सम्मिश्रण है। दुर्गादास बसु ने कहा है। तो कौन कौन से एकात्मक लक्षण हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ही संविधान। एकात्मक शासन में क्या होता है? एकात्मक में संविधान के द्वारा सारी शक्ति केंद्र सरकार को दी जाती है, वहाँ पर राज्यों का अस्तित्व केंद्र पर निर्भर करता है। तो एकल नागरिकता होती है, एक संविधान होता है, ठीक है ना। तो और भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर का पहले अपवाद था, क्योंकि अनुच्छेद 370 था। तो अब अनुच्छेद 370 को कब से हटा दिया गया? अगस्त 2019 में हटा दिया गया। इसको अगस्त 2019 में हटा दिया गया है। इसलिए अब पूरे देश का एक ही संविधान है, अब कोई अपवाद नहीं है। जबकि आपको होता है अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड आदि संघात्मक देशों में क्या होता है, केंद्र और राज्यों के क्या होते हैं, अलग अलग संविधान होते हैं। लेकिन भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाते हुए भी केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान को अपनाया गया है, अर्थात भारत का एक ही संविधान है। ये एकात्मक लक्षण है भारतीय संघीय व्यवस्था का। उसके बाद हम बात करेंगे अवशिष्ट शक्तियों की। बात कर लेते हैं। आपको पहले अवशिष्ट शक्तियों को समझने से पहले मैं आपको शक्ति विभाजन बता देता हूँ, जो मैंने आपको पहले भी बताया। शक्ति विभाजन देखते हैं। सबसे पहले शक्ति विभाजन मैंने आपको बताया था, अभी जब हम संघात्मक लक्षण पढ़े थे तो भी पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची, और आर्टिकल कौन सा था, 246 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन किया गया है। क्या किया गया है? शक्ति विभाजन किया गया है। वो शक्ति विभाजन किस प्रकार से किया गया है? मैंने आपको बताया था कि 3 सूचियों के माध्यम से। संघ सूची, इनमें कितने विषय, 97 विषय, और उन पर कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। यानी संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में है 97 विषय, और इन पर कानून कौन बनाती है, संसद बनाती है। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था राज्य सूची। राज्य सूची में कितने विषय हैं, 66 विषय, और उन पर कानून कौन बनाते हैं, राज्य के विधानमंडल बनाते हैं। विधानमंडल या विधानसभा बोल सकते हो आप। उसके बाद क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 47 विषय जो स्पष्ट दे रखे। इन पर कानून कौन बनाती है, इन पर देखो 97 विषय हो गए संघ सूची में, संसद कानून बनाएंगे। राज्य सूची में कितने हो गए, 66 विषय हो गए, कानून कौन बनाएंगे, राज्य के विधानमंडल। इस समवर्ती सूची में कितने, 47 विषय हैं। इन पर कानून कौन बनाती है, दोनों बनाते हैं, संसद भी बनाती है और राज्य के विधानमंडल भी बनाते हैं। किंतु विरोधाभास होने की स्थिति में केंद्र सरकार के कानून अर्थात संसद के कानून मान्य होते हैं। तो ये आपको पता है शक्ति विभाजन है। अब शक्ति विभाजन मैंने आपको पहले बता दिया, इसको दोबारा से मैंने आपको रिपीट कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन, अब शक्ति विभाजन कर दिया, लेकिन इसमें केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया, क्योंकि 97 विषय पर कानून भी संसद बनाती है, समवर्ती सूची पर भी संसद कानून बनाती है। अगर विरोधाभास हो जाए, हालांकि दोनों बनाती है, राज्य के विधानमंडल भी बनाते हैं, संसद बनाती है, किंतु विरोधाभास की स्थिति में आपको पता है समवर्ती सूची के विषय पर संसद के द्वारा बनाए गए कानून ही मान्य होते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था कि जो 66 विषय हैं उन पर राज्य के विधानमंडल कानून बनाते हैं, किंतु आपातकाल में संसद ही बनाती है। या 2 से अधिक राज्य अगर संसद को इस बात की सिफारिश करते हैं कि हमारे विषय पर यानी राज्य सूची के विषय पर कानून संसद बनाए, तो भी संसद बना देती है। इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय हैं उन पर भी कानून संसद बनाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शक्ति विभाजन केंद्र की ओर झुका हुआ है। शक्ति विभाजन किसकी ओर झुका हुआ है, केंद्र की ओर झुका हुआ है। तो उसमें आगे अवशिष्ट शक्ति दे रखी है कि तीनों सूचियों का उल्लेख, यानी जिन विषयों का उल्लेख तीनों सूचियों के अंतर्गत नहीं किया गया, ना संघ सूची में किया गया है, ना राज्य सूची में किया गया है, ना समवर्ती सूची में किया गया है, ऐसे विषय अवशिष्ट शक्ति कहलाते हैं। और अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को या संसद को प्राप्त है। इस प्रकार ये भी भारतीय जो संघीय व्यवस्था के एकात्मक लक्षणों में प्रमुख लक्षण है। तो हमने कितने लक्षण पढ़ लिए,
3 लक्षण पढ़ लिए, शक्ति विभाजन पढ़ लिया यानी केंद्र की ओर झुका हुआ है। उसके बाद पहले हम सबसे पढ़ा था एक ही संविधान, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो संसद को प्राप्त है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, कनाडा के संविधान से लिए। कहाँ से लिए, कनाडा के संविधान से ली है। उसके बाद अगली विशेषता की बात करेंगे, संविधान संशोधन, यानी संविधान में बदलाव करने का अधिकार किसको है, संसद को दिया गया है। अब मैंने आपको पहले पार्ट के अंतर्गत बताया था कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत 3 विधियों से आपको तय संविधान में बदलाव कर सकती है। पहली विधि है जिसमें संसद का साधारण बहुमत, संसद का साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, इससे परिवर्तन होता है संसद का, वो भी साधारण बहुमत। दूसरी विधि है संसद का 2/3 बहुमत। और उसके बाद तीसरी विधि है संसद का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। यानी तीसरी विधि कौन सी है, तीसरी विधि है संसद का 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानमंडलों का अनुसमर्थन होता है इसमें। तो कुल मिला के हम देखेंगे कि संविधान के अधिकांश भाग में संसद अपने साधारण बहुमत और 2/3 बहुमत से परिवर्तन कर देती है। कुछ प्रावधानों में परिवर्तन करने के लिए ही राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें 2 बातें, संविधान संशोधन में किसको प्राथमिकता है, केंद्र को प्राथमिकता है। क्यों है, क्योंकि संविधान के अधिकांश भाग में संसदीय परिवर्तन कर देती है और संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने का अधिकार केवल प्राप्त है, केंद्र सरकार को ही प्राप्त है। इसलिए प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है कि संविधान संशोधन में केंद्र को प्राथमिकता दी गई है, क्यों? तो उसमें 2 कारण है कि संविधान संशोधन का प्रस्ताव लाने का अधिकार, संविधान संशोधन का प्रस्ताव कौन लाती है, केंद्र सरकार यानी संसद, राज्य को प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, इसमें दूसरा बिंदु हो जाएगा कि अधिकांश भाग में, संविधान के अधिकांश भाग में संसद अपने बलबूते पर ही परिवर्तन कर देती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान के संशोधन करने के संबंध में केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिकार प्राप्त हैं, तो कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। इसमें पहला मैंने आपको बताया कि संसद के संविधान के अधिकांश भाग को संसद साधारण बहुमत से निश्चित विधि द्वारा परिवर्तित कर देती है। और मैंने आपको विधि बताई थी, 3 विधि है, पहली विधि, दूसरी विधि और तीसरी विधि। पहली विधि में संसद का साधारण बहुमत, दूसरी विधि में संसद का 2/3 बहुमत और तीसरी विधि में संसद का 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो संविधान का बहुत कम भाग ऐसा होता है जिसमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का समर्थन आवश्यक है। अतः संविधान संशोधन में भी केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में श्रेष्ठता प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रमुख एकात्मक लक्षण है। तो हमने 4 एकात्मक लक्षणों का अध्ययन कर लिया। अब हम आगे जो 5वें लक्षणों की बात करेंगे, तो 5वां लक्षण इसमें दे रखा है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति मैंने आपको पहले ही बता रखी है, पहले पाठ के अंतर्गत ही, क्योंकि देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान के भाग 18 में, कौन से भाग में, भाग 18 में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंतर्गत आपातकाल का प्रावधान किया गया है। अभी आपातकाल लगातार कौन है, आपातकाल की उद्घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति, ये ध्यान रखना है। और आप होता है कि राष्ट्रपति में संघ की कार्यपालिका शक्ति नीति है। अब राष्ट्रपति किनकी अनुशंसा से करता है, प्रधानमंत्री और कैबिनेट के अनुशंसा, प्रधानमंत्री और कैबिनेट की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगाता है। आपको पता है आपातकाल लगता है और आपातकाल के दौरान पूरा शासन राष्ट्रपति के निर्देशन में संचालित होता है। इसलिए ये भी
जब आपातकाल लगता है तो एक बात ध्यान में रखना है कि यद्यपि भारत में या भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, किंतु आपातकाल लगते जो संघात्मक शासन व्यवस्था है वो अपने आप ही एकात्मक शासन व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके लिए अलग से कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राय संविधान को एकात्मक रूप देने के लिए संशोधन करना आवश्यक होता है। दूसरे देशों में जहाँ अमेरिका की हम बात करें, स्विट्ज़रलैंड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अगर वहाँ संघीय व्यवस्था को एकात्मक व्यवस्था में परिवर्तन करना हो तो उसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भारतीय संविधान की विशेषता है कि संशोधन किए बिना इसका एकात्मक रूप दिया जा सकता है। और किन प्रावधानों के माध्यम से? अनुच्छेद 352, 356, 360 के माध्यम से राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। ध्यान रखना है आपको। किन की अनुशंसा पर? प्रधानमंत्री कैबिनेट की अनुशंसा पर, वो भी लिखित अनुशंसा होनी चाहिए। अब आपको तीनों बात बता रखी है कि राष्ट्रपति या आपातकाल लगता है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगे, चाहे 360 के अंतर्गत लगे, चाहे 356 के अंतर्गत लगे, राष्ट्रपति के निर्देशन में सारा शासन संचालित होता है। तो हम देखेंगे अब कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल कब लगता है। आपको पहले बता दिया, यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में है तो समस्त देश में या देश के किसी एक भाग में आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल। कब लगाया जाता है? कि देश के आक्रमण की संभावना हो या युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। 1962 में जब चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, फिर 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। क्योंकि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या शब्द था? आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से हटा दिया। 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक अशांति शब्द की जगह क्या जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया। सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया। इसलिए अब लगता है तो सशस्त्र विद्रोह या युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगता है। उसके बाद अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल या किसी अन्य साधन द्वारा सूचना मिल जाए कि उस राज्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य का शासन संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है। और इसको जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगा जाता है राज्य में, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। एक शब्द में क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन। और अभी तक ये 100 से अधिक बार विभिन्न राज्यों में लगाया जा चुका है। और सबसे पहले लगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत पंजाब राज्य में लगा था सर्वप्रथम। ये प्रश्न जीके का है। उसके बाद हम बात करेंगे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता को संकट है, तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं? वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल में आपको पता है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्याय यानी प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी शामिल हैं। इस प्रकार जो आपातकाल प्रावधान ये भारतीय संघ की एकात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले बिंदु की बात करेंगे। अगला बिंदु है राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि राज्यों का सदन राज्यसभा है। अब राज्यसभा जहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था अपनाई गई वहाँ पर संसद का जो भी दूसरा सदन है उसमें राज्यों का समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, किंतु भारत में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। भारत में असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर। संघीय प्रणाली का दूसरा सदन प्राय समानता के आधार पर राज्यों का प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। जैसे अमेरिका में जो सीनेट है वहाँ समानता का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक राज्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसे 2 यानी प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। किंतु जैसे सीनेट का उदाहरण दे रखा है, सीनेट में
प्रत्येक राज्य से 2-2 प्रतिनिधि भेजता है। परंतु भारत में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व समानता के आधार पर नहीं बल्कि किसके आधार पर दिया गया है, जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। तो जिसमें हम यूपी से सर्वाधिक यानी उत्तर प्रदेश से 31, राजस्थान से कितने, राजस्थान से 10, इसके अलावा और भी हम बात करेंगे महाराष्ट्र से शायद महाराष्ट्र से 19, पंजाब से बिहार से 16 इस प्रकार, और नागालैंड उनसे 1-1 सदस्य, गोवा से 1 सदस्य, इस प्रकार असमानता का प्रतिनिधित्व कितना है, असमानता का प्रतिनिधित्व है। उसके बाद हम बात करेंगे एकल नागरिकता की बात करेंगे। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में क्या है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के कारण वहाँ दोहरी नागरिकता है, केंद्र की नागरिकता अलग है, राज्यों की नागरिकता अलग है। किंतु भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के बावजूद भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही नागरिकता को अपनाया गया है, और भारत की सीमाओं में रहने वाले सभी नागरिक क्या हैं, भारतीय। इसलिए कहा कि हम सब क्या हैं, भारतीय हैं। उसके बाद हम बात करेंगे प्रारंभिक बातों में एक रूपता कि कुछ बातों में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता ये है कि वे एक जैसे कानून है। समझ देख लिए एक ही प्रकार के दीवानी और फौजदारी कानूनों का प्रबंध किया है, और समस्त देश के लिए एक ही चुनाव आयोग है जो चुनाव कराता है। इसके अलावा पूरे देश में अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य केंद्र और राज्यों में समान रूप से कार्य करते हैं, और क्योंकि ये अधिकारी केंद्र के होते हैं लेकिन काम कहाँ पर करते हैं, राज्यों में उच्च पदों पर, और राज्य के द्वारा इनको पेमेंट दिया जाता है।